हम्म। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है इसमें, बचपन में किया होगा तुमने, और बचपन में एक्सपेरिमेंट रहता था एक, है ना, एक चार्ज समझो, एक एक चार्ज, एक कंडक्टर है, तो आप उसको हाथ लगाते हो तो यहाँ पे चार्ज लगता है आपको, मतलब ऐसा घिसने से या कोई कांटेक्ट में आने से इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं ये दोनों। वैसा बहुत बार होता है, जैसे ये कंघी को लेके तुम अगर हेयर्स के साथ कांटेक्ट में लाओगे उसके साथ, तो वो भी कुछ पेपर्स के टुकड़ों को क्या करती है, उठा लेती है। बचपन में किया होगा ना, वो पेपर के टुकड़ों को ऊपर खींच लेता है वो पेन, नहीं किया? हाँ। हाँ, तो वो वाला, ये आजकाल ऍक्शन का राहायला लागले पोरं, एवढं काही समजलं नाही मला. हो का? हा. ठीक आहे, तर मग हे कंगी जे असते बघा, हे याला आपण इथं घासल्यानंतर याच्यामध्ये काय चार्जेस प्रोड्यूस होतात, आणि ते चार्जेस इलेक्ट्रोस्टॅटिक चार्जेस असतात. काय असतात? इलेक्ट्रोस्टॅटिक चार्जेस. टेम्पररी काही वेळापर्यंत ते पेपर उचलला जातो त्याच्याने, आणि काही वेळानंतर तो पेपर उचलणं बंद होतं. बरोबर. देखो, तो यहाँ पे क्या लिया उसने, ये पेपर्स के टुकड़े लिए, देखो तो दिख रहा होगा, ऐसे रॉड रहते हैं। ये बहुत बार कर चुके हो तुम एक्सपेरिमेंट, ये सिल्क के, किसी पेपर के, ऊल के या सिल्क के, इसको जाके रॉड को क्या करने का, ऐसे घिसने का, उसके बाद में क्या करता है वो अपने आप को अट्रैक्ट करने लग जाता है उस पे। ठीक है, तो ये इसको एबोनाइट का रॉड बोलते हैं, या ग्लास रॉड बोल लो आप। ग्लास रॉड लो या कुछ भी ले लो, प्लास्टिक का भी लिया तो भी चलता है, लेकिन ग्लास पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो, ये बस वो बात कर रहा है कि आप अगर ऐसे ऐसे करोगे तो इससे क्या होगा, एक चार्जेस बनेंगे। तो किस पे चार्जेस बनेंगे, तो आपके रॉड पे सबके सब प्लस चार्जेस आ जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और ये जो सिल्क का कपड़ा रहता है उसमें सारे निगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो जब आप फ्रिक्शन क्रिएट करोगे तो उससे इसमें प्लस और इसमें माइनस चार्जेस अपने आप डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, और इसकी वजह से इसमें, हाँ, हाँ फेनोमेना नहीं वो, जैसे किसी भी चीज को आप फ्रिक्शन कर रहे हो ना, तो वो एटम में से आप इलेक्ट्रॉन को हिला रहे हो इसके अंदर। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स ये ग्लास रॉड पे जाके सब प्लस चिपक जाते हैं, और ये इससे चिपक जाते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, और ये फेनोमेना आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हो, तो वो चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे दो चार्जेस रहते हैं, चार्ज का मतलब दो होता है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों टाइप के हो सकते हैं वो चार्जेस। अब आपके ग्लास रॉड पे कौन से आ रहे थे, प्लस आ रहे थे, और वूल के इस पे क्या आ रहे थे, निगेटिव आ रहे थे, तो आपको वो ग्लास रॉड निगेटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और वूल वाला पॉजिटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा। फिलहाल ये बस वो बात कर रहे हो, बहुत बेसिक है ये आपने 10वीं तक कर चुके हैं इसको, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, हाँ? ये यहाँ पे क्या बोला, दो बलून लिया उसने। बलून मतलब क्या, दो चार्जेस है, ये माइनस चार्ज और माइनस चार्ज, और ये प्लस चार्ज और प्लस चार्ज। तो दो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना। माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम सेम रिपेल करते, और डिफरेंट डिफरेंट रहे तो अट्रैक्ट करते, तो देखो एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे। ठीक रहा है, तो ये तो पता है ना तुम्हें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करिए, बहुत शुरुआत में बेसिक बेसिक सा है। ये देखो, ये रॉड दिखा रहा है, इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ये निगेटिवली चार्ज रहता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया था उसने, उससे उसको पता चला कि ये प्लस चार्ज रहेगा, माइनस चार्ज रहेगा। ये क्या करेगा, वो इबोनेट का रॉड आएगा या ग्लास का रॉड लाएगा, उसको कनेक्ट कर देगा इधर। इधर कनेक्ट करने से वो चार्ज ऐसे नीचे चला जाएगा, बराबर है। तो ये दो प्लेट लगाई नीचे ऐसे, देखिए, ठीक है, दिख रही है। तो ये शुरुआत में ऐसी फैली हुई नहीं रहती, शुरुआत में कैसे रहती है, वो चिपकी हुई रहती है ऐसे एक दूसरे को, ऐसे। जैसे उनमें सेम सेम चार्ज आ जाता है, जैसे प्लस प्लस वाला,
तो वो दोनों के पास प्लस आने की वजह से ये ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है। समझा? तो इससे उसको पता चला कि वो रिपेल करते हैं, है ना। चार्ज थोड़ी ना जाके देखने वाला हो, तो किसी एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है ना उसे। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं इसको। ये गोल्ड का रहता है ये। गोल्ड लीफ मतलब गोल्ड के लीव्स जैसा, छोटा सा पत्ते जैसा, बारीक। और ये इंसुलेटेड मेटल प्लेट रहता है, और ये मेटल डिस्क रहता है, और ये जार जार रहता है। ये जार के अंदर वैक्यूम रहता है, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। तो ऊपर अगर आप चार्ज लेके लाओगे कोई भी, तो देखो इसने चार्ज लाया, दिख रहा है। तो ग्लास रॉड जो चार्ज किया था उसने, वो ग्लास रॉड उसने वहां पे रख के लगा दिया। वो ग्लास में कौन सा, जब जब इसमें कोई चार्ज नहीं था तो उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं क्या? वैसे का वैसा है। लेकिन अगर आपने चार्ज करके लाया उसको, मतलब चार्ज करके लाया, तो चार्ज दे दिया, तो उसके बाद में ये देखो स्प्लिट हो गया, दिख रहा है। और स्प्लिट क्यों हुआ? क्योंकि ये जो रॉड है अभी वो चार्ज है। चार्ज है तो इसके पास प्लस प्लस चार्ज होगा, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। देखो, प्लस प्लस आएगा तो क्या हो जाएंगे? रिपेल कर देगा। तो इसको कैसे पता चला ना कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं? तो वो कैसे पता चला? तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला उसको। चार्ज थोड़ी ना दिखता है। देखो नॉर्मली अगर तुम पेपर लेके आते हो तो कुछ नहीं होता है ना। देखो बिल्कुल सीधी की सीधी है वो, दो प्लेट्स। हाँ, आज तो ना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्सचाच पार्ट आहे हा. का बरं? आहे ना, आहे. गॉस लॉ वगैरे कसं काय नसेल? ते महत्वाचं चॅप्टर आहे ते इलेक्ट्रोस्टॅटिक. त्याच्याशिवाय कसं काय शिकणार करंट इलेक्ट्रिसिटी ते? म्हणजे करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्येच असेल हा सुरुवातीला पार्ट. ते कसं आहे, ते जेई वगैरेला कॉम्पिटिव्हला काय करतात, 3-4 चॅप्टरचं वर्ड्स करून देतात. म्हणजे त्याच्यामध्येच करंट इलेक्ट्रिसिटी, त्याचं इलेक्ट्रोस्टॅटिक, त्याच्यातच चार्जेस, त्याच्यातच सगळं. म्हणजे एकच मिळून एक सेक्शन असतो मोठा. तर आता हे बघा, इथं काय होतंय, ये एसआई यूनिट है किसका? कुलोम, कुलोम एसआई यूनिट होता है इनका चार्जेस का। तो चार्जेस का कैसे मिली कुलोम में या माइक्रो कुलोम में उसको मेजर करते हैं। मिली कुलोम मतलब 10⁻³ कुलोम, और माइक्रो कुलोम मतलब 10⁻6 कुलोम। माइक्रो को ऐसे म्यू से दिखाते, मिली को एम से दिखाते, नॉर्मल कुलोम को सी से दिखाते। चार्जेस को मेजर करने के लिए कुलोम का यूज किया जाता है। मतलब कितने कुलोम चार्ज, तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होगा? कुलोम होगा। ठीक है, बेसिक बेसिक है। तो आगे चलो, अब टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? तो बेसिकली दोनों चार्ज की क्या कर लो, सम। अल्जेब्रिक सम मतलब टोटल चार्ज। ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था, दोनों को प्लस कर लो, टोटल चार्ज मिल जाएगा। अगर अपोजिट चार्ज है तो फिर माइनस प्लस हो जाएगा ना, अल्जेब्रिक सम रहता है। देखो ये दो चार्जेस अपोजिट है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो पहले क्या करो, इन सबके सम कर लो। सम में क्या होगा? ये प्लस प्लस वाले ऐड होंगे, और माइनस माइनस वाले भी ऐड होंगे, लेकिन वो प्लस वालों में से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो टोटल चार्ज आपको मिल जाएगा। ये बेसिकली एडिशन जैसा है। +1 -2 +3 -4 -5 +6। कैसे सॉल्व करते इसको? सारे प्लस वालों को पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा? 10, 10 आएगा। और सारे माइनस वालों को ऐड करो, कितना? -11। तो 10 -11 -1, तो टोटल मिला के निगेटिव चार्ज है इधर, पूरा मिला के -1 निगेटिव चार्ज है। मतलब -1 कूलम इतना चार्ज है, निगेटिव चार्ज -कूलम, पूरा इम्पैक्ट, पूरा इफेक्ट इनका सबका। तो कंबाइन इफेक्ट कैसे निकालते हैं? सबको बस प्लस माइनस क्या देना है तुम्हें, सबकी जो अल्जेब्रिक सम रहता है वो आपका टोटल चार्ज होगा। अगर निगेटिव चार्ज हो तो माइनस करने का, प्लस चार्ज रहे तो प्लस करने का। देखो -1 कूलम आ गया। तो वापस से बोनेट रॉड पे आ गए हैं। तो देखो ये फिलहाल ये न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा है इधर। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात कर रहा है। एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर लिया है उसने। इसका ये स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का, जिसमें एक प्रोटॉन है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, बराबर है ना। तो क्या होगा, ये देखो न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये चार्ज है क्या?
नो चार्ज, चार्ज नहीं होता उसके पास, मास होता है चार्ज नहीं होता है, प्लस माइनस कुछ नहीं है उसके पास। तो इसका चार्ज तो क्या रहता है, 0। ये प्रोटॉन का चार्ज क्या रहता है, +1, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहता है, -1। अगर तुम सबको प्लस करो पूरे एटम को, ये 0 +1 -1, तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो इसका मतलब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल का मतलब क्या, उसमें प्लस ज्यादा और माइनस कम ऐसा नहीं होता है, प्लस जितने रहते हैं उतने ही माइनस रहते हैं, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने प्रोटॉन रहेंगे हमेशा, हर किसी एटम में। तो इसलिए रुदरफोर्ड ने बोला कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, समझा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों बोल रहा है वो, प्रोटॉन की काउंटिंग इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग सेम है, न्यूट्रॉन की काउंटिंग चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पास चार्ज नहीं है। कौन सा हे, येथे अँटी न्यूट्रिनो असतात त्याच्यामध्ये, म्हणजे हे न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। हे तुम्हाला मी न्यूक्लियर चॅप्टर किंवा ऍटम चॅप्टर शिकवताना सांगितलं होतं बघा, न्यूट्रिनो एनर्जी रहती, क्यों एनर्जी रहती, पार्टिकल नहीं रहता ना वो, क्यों पार्टिकल रहता है, पार्टिकल के जैसा एमिट होता है एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो ऐसे, इसमें ये सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है अंदर, बहुत से अभी इधर आपको लग रहा होगा प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर कुछ नहीं, प्रोटॉन के अंदर क्वार्क रहता है, क्वार्क की भी पेयर्स रहती है, तो बहुत है अंदर, चलते रहता है वो हमारी जिंदगी में। हम बस जहां तक जा रहे हैं, अभी ये आप कौन सा साइंस पढ़ रहे हो, 18 सेंचुरी का, कौन सी सेंचुरी, 18 या 19 सेंचुरी का साइंस है ये। तो वहां तक सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही था, अभी उसके अंदर क्वार्क आ गया, उसके अंदर गॉड पार्टिकल आ गया, हिग्स बोसॉन पार्टिकल आ गया, तो बहुत से है उसमें। अभी अभी तो फिलहाल तो बहुत नीचे चले गए हम। तो तुम्हारा बस, हमारा पर्पस क्या होता है फिजिक्स सीखने का, कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। ऐसा मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन के नीचे कुछ नहीं है, प्रोटॉन के नीचे बहुत है, पूरी दुनिया बड़ी है प्रोटॉन के नीचे, तो बहुत से रहते तो हैं तो। डिवाइड किया है गॉड पार्टिकल में। हाँ तो गॉड, अभी तक हमारे को सबसे छोटा गॉड पार्टिकल मिला है, गॉड पार्टिकल मतलब हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल नाम उसको इसलिए दिया क्योंकि वो क्रिएशन में इन्वॉल्व होगा, इसलिए गॉड पार्टिकल का नाम दिया उसको, मतलब भगवान। क्या है एक्सपोजर की वजह? हाँ वैल्यू नहीं, पार्टिकल है वो, एनर्जी का सबसे छोटा दुनिया में, अब तक का खोजा गया, उससे आगे भी होगा, हमें नहीं पता। तो दुनिया बहुत बड़ी है, हमें लगता है कि हमारा सन से आगे बहुत है स्टार्स, बहुत बड़ी दुनिया ऊपर भी है और बहुत बड़ी दुनिया नीचे भी है, और हम शायद बीच में होंगे, बीच में भी नहीं होंगे, कहीं पे तो भी होंगे, लेकिन वो जितना ऊपर है उतना नीचे होता है। हमारी बॉडी में भी वैसे ही रहता है, हमारी बॉडी में पता है कि आपको एक प्रोटीन रहता है, वो बिल्कुल आदमी की तरह दिखता है, बिल्कुल दिखने में ऐसे दो, उसको ऐसे प्रोटीन, प्रोटीन कैसे रहता है, उसको 2 पैर रहते हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे हाथ जैसे भी रहता है, और ऐसा कुछ तो भी उठा के लेके जाता है वो, ऐसे चलते रहता है एक लाइन पे, और ये जिंदगी भर करता है वो। उसका काम क्या है पता है क्या, वो प्रोटीन को इधर से इधर लेके जाने का। और ये आदमी जैसे ही है, और जैसे हम हमारी जिंदगी में भागते रहते हैं, वैसे वो भी वही काम करते रहता है, वो हमारे बॉडी के अंदर कहीं पे तो भी कर रहा है, और इतने कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों कर रहे हैं सब, हमें नहीं पता। तो हमारी बॉडी के अंदर घुसोगे तो तुम्हें ये भी पता चलेगा कि अंदर भी एक अलग दुनिया है, अलग सी, बिल्कुल हमारे जैसी थोड़ी बहुत। तो बहुत अजीबोगरीब है साइंस। तो आपको लगता होगा कि उस हमारे नीचे कुछ नहीं है, हमारे ऊपर भी बहुत है, हमारे नीचे भी बहुत है, हमें ऊपर का पता नहीं चलता, नीचे वालों को हमारा पता नहीं चलता, समझा ना। हाँ, थोड़ा अभी जितना साइंस एडवांस हो गया ना, तो उसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ नहीं है अभी, उसके ऊपर चले गए हम। तो ये न्यूट्रिनो रहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो रहते हैं, क्वार्क रहते हैं, पॉजिट्रॉन रहते हैं, बहुत से रहते हैं अंदर भी। तो देखो 2 प्रोटॉन हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फिर उसको बीटा पार्टिकल डीके बोलते थे हम। तो जान दो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसकी। ये देखो, ये हाइड्रोजन का ट्रिटियम है, उसका मास 3 है, या हीलियम का ट्रिटियम है, उसका मास मतलब हीलियम के 2 प्रोटॉन आ गए, तो दोनों में क्या फर्क है बताओ, ये कौन सा है और ये कौन सा है, ये हीलियम है और ये हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन का कौन सा, ट्रिटियम, उसको आइसोटोप्स बोलते हैं। आइसोटोप्स रहते हैं ना, एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। तो इसका एटॉमिक मास देखो तुम, एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है,
एटॉमिक मास नंबर मतलब पूरा एटम में सिखाया था मैंने। न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मास, न्यूक्लियॉन्स का मास मतलब न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, ये 3, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास नंबर किसको बोलेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। तो कितने प्रोटॉन है तुम्हारे पास, 1, और न्यूट्रॉन कितने, 2, तो टोटल मास कितना हो गया, 3। तो इसलिए यहाँ पे इसने 3 लिखा है, समझा। और हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। देखो कोई भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास नंबर ऊपर और एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। एटॉमिक मास नंबर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है ओनली प्रोटॉन की संख्या या सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कोई भी ले लो, लेकिन सिर्फ प्रोटॉन या सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, 1, और एटॉमिक मास कितना है, 3। यहाँ पे देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 2, और एटॉमिक मास कितना है, 3। तो दोनों का एटॉमिक मास कैसा था, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, 1 और 2 ना। एटॉमिक नंबर कितना रहता है हीलियम का, 2, इसलिए तो हीलियम है वो। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, इसलिए हाइड्रोजन है वो। कसं काय एक इलेक्ट्रॉन सोडून जाणार. सोडून, तर मग ते तो सोडून नाही येत, तो येणार तिथं। याचा जर एक प्लस वाढला ना, तर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तिथं बरोबर तयार होतो। येतोय का? हा ठीक आहे। तर ते बघा इकडे, आता होतं काय की जेवढे याच्याकडे प्रोटॉन असतात तेवढे आपोआप इलेक्ट्रॉन येतात, जेवढं निगेटिव्ह येणार तेवढं आपोआप पॉझिटिव्ह असतं। आता हाच जर याच्यात कन्वर्ट झाला तर त्याच्याकडे 2 प्रोटॉन झाले, म्हणजे एक न्यूट्रॉननी स्वतःला कशामध्ये कन्वर्ट करून घेतलंय, कशात कन्वर्ट करून घेतलंय रे, बघा ना रे, दिसतंय ना स्पष्ट। हा काय होता इथं, कोण होता, हा काय झाला इकडे, मग न्यूक्लियस मध्ये जेव्हा न्यूट्रॉन स्वतःला प्रोटॉन मध्ये कन्वर्ट करून घेतो, तेव्हा आता याच्याकडे किती प्रोटॉन आले, मग याच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन पाहिजे होते, मग 2 पाहिजे ना, मग एकच आहे ना त्याच्याकडे, मग 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज आपोआप तयार होतो इथं, कळलं। तो स्वतःला हमेशा ऍटम हमेशा स्वतःला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ठेवणार, प्रोटॉन तेवढे न्यूट्रॉन राहते. हा, जेवढे प्रोटॉन तेवढे इलेक्ट्रॉन असतात, ठीक आहे। आणि प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनच्या कन्व्हर्जन मध्ये होत राहतं। आता ते कशावर डिपेंड आहे, त्याच्यातनं काय निघतंय आणि काय येतंय, तो मायनस बीटा डिके होतो का प्लस बीटा डिके होतो, किंवा तो काय एनर्जी गेन करतो याच्यावर डिपेंड करते की ते काय होणार आहे तिथं। आता हे बघा इथं चार्जची डेफिनेशन दिली बघा त्यांनी एक थोडीशी, की इलेक्ट्रिक चार्जेस म्हणजे क्यू, आणि क्यू चार्ज कसं कसं ओळखायचं, मग क्यू चार्ज किती, तर टोटल चार्ज म्हणजे क्यू असतो, बरोबर। क्यू म्हणजे काय, चार्ज, कोणत्याही गोष्टीमध्ये असलेला चार्ज। चार्ज कसा ओळखायचा, किती त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत। एका इलेक्ट्रॉनचा चार्ज असतो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलॉम, लक्षात ठेवा हे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनवर असलेला चार्ज किती आहे, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलॉम, एक इलेक्ट्रॉनचा ना। आता एवढ्या याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, बरेच आहेत नाही, असे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, n इलेक्ट्रॉन्स आहेत, किती काउंटिंग आहे त्यांची, n, मग टोटल चार्ज किती, n टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बरोबर ना। तो टोटल काउंटिंग का फॉर्मूला हो गया n इंटू ई, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय दी, लॉस्ट और गेन म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन त्यांनी घेतले आणि दिले, या सगळ्यांची काउंटिंग असते ती, आणि त्याला इलेक्ट्रॉनचा चार्जनी मल्टिप्लाय केले की आपल्याला टोटल चार्ज भेटत असतो। म्हणजे बेसिकली टोटल चार्ज काय असतो, त्याच्याकडे सध्याला जेवढे इलेक्ट्रॉन एक्झिस्ट करतात त्याच्या चार्जला किती इलेक्ट्रॉन आहेत त्यांनी मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे टोटल चार्ज भेटणार, कळलं। हे सोपं लॉजिक आहे। समजा ते दुकानात गेल्यानंतर वस्तू बघा, एक गोष्ट 5 रुपयाची भेटते, अशा 10 गोष्टी आहेत, मग किती रुपये लागतील, 50 रुपये लागतील। कसे काढले, त्या एका गोष्टीच्या किमतीने किती क्वांटिटी होती त्याला मल्टिप्लाय केलं, तोच फॉर्म्युला आहे तो, युनिटरी मेथड म्हणतात त्याला। हा, आता पुढे बघा, याचा काय टोटल चार्ज -1 कुलॉम आलेला आहे, काय प्रश्न नाही ना, n ची व्हॅल्यू -1 असणार, बरोबर। n म्हणजे काय, टोटल चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मग तुम्हाला n ची व्हॅल्यू भेटते। मग किती त्याच्यामध्ये हे असले पाहिजे, तर जर -1 एवढा चार्ज असेल, -1 कुलॉम एवढा, तर -6.25 इंटू 10⁻⁸ एवढे इलेक्ट्रॉन्स तिथं असले पाहिजे। पाठ करायची गरज नाहीये,
ठीक आहे. फक्त हे पाठ ठेवा 1.6 × 10⁻⁹ नेगेटिव किससे मतलब नंबर नेगेटिव किससे चार्ज है ना उसके पास. समझो मान लो ये सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए तो कौन सा चार्ज क्रिएट करेगा वो, नेगेटिव चार्ज ही बनाएगा ना. अगर मान लो 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है तो 1 कूलम नेगेटिव चार्ज बनाने के लिए आपको 6.25 × 10⁻18 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तब जाके 1 कूलम नेगेटिव चार्ज बनेगा. कि वो छोटा माइनस का डिनोट करता है इसका. नेगेटिव चार्ज बनेगा. इतने इलेक्ट्रॉन जमा करने पड़ेंगे इतने. ये छोटा नंबर नहीं है. ये 6.25 उसके ऊपर 18 जीरो, हाँ कितने 18 टाइम्स. ऐसा 18 टाइम्स जीरो आएंगे ना, उतना बड़ा नंबर आएगा वो. उतने इलेक्ट्रॉन्स अगर एक जगह पे जमा होंगे तो फिर 1 कूलम चार्ज बन पाता है नेगेटिव वाला. समझ गए. तो बहुत बड़ी संख्या रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम रहता है ना, तो वो बहुत जगह ज्यादा ज्यादा बैठ जाते हैं एक जगह पे. अगर प्लस कूलम चार्ज चाहिए होगा तो पानी पाणी घ्यायचंय का. हा आहे. हा उद्या. तो ये ऐसे घूमते रहता है. अभी हम देख रहे हैं कंडक्टर्स के बारे में. तो कंडक्टर्स के बारे में आपको पता ही होगा, ये सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. अर्थ भी एक कंडक्टर है. मैंने बोला ना अर्थ में चार्ज रहता है. जीरो पोटेंशियल है ना. चार्ज तो रहता है लेकिन हाँ ये प्लास्टिक वगैरह ये सिरेमिक के मटेरियल्स रहते हैं, वुड जो रहता है, ये सारे इंसुलेटर्स है. ठीक है नहीं. इंसुलेटर किस लिए, क्योंकि उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, इसलिए इंसुलेटर्स. बेसिक सही. ये इसमें ये बस वो स्विचेस के बारे में बात कर रहे हैं कि ये 3 वायर्स रहती है इसमें, या अर्थिंग कर देते हैं हम उसको. अर्थिंग क्यों करना जरूरी होता है पता है क्या आपको, क्यों. शॉक नहीं लगेगा. किसी भी डिवाइस को जैसे कोई भी डिवाइस है समझो आपके पास, जैसे फ्रीजर है या फ्रिज है आपके पास, तो कभी कभी क्या होता है वो जो वायर में से करंट आता है ना वो फ्रिज की बॉडी में उतर जाता है. और मेटेलिक बॉडी रहता है ना, तो उसमें करंट आ जाता है. तो मेटेलिक बॉडी में करंट आने की वजह से क्या होता है कि वो झटका लगता है. तो ये जो बॉडी का जो करंट है उसको अगर मुझे हटाना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फ्रिज को मैं अर्थिंग कर दूंगा, एक वायर लगा के ऐसे अंदर जाके भेज दूंगा उसको. अगर घर को अर्थिंग रहेगा तो ये जो एक्सेसिव जो बॉडी में चार्ज आ रहा है वो किस में पास हो जाएगा, अर्थ में. समझा. तो इससे हमारी बॉडी में कभी चार्ज नहीं आएगा, और बॉडी पे चार्ज नहीं आएगा तो करंट नहीं लगेगा. तो इसलिए कभी भी कोई भी डिवाइस अगर आपका करंट देता है आपको बाहर बॉडी में, जैसे लैपटॉप दे रहा है, टीवी दे रहा है, फ्रिज दे रहा है, कूलर दे रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, घर को अर्थिंग करना पड़ता है. घर में हर जगह पे अर्थिंग लगा लो, पूरा एक कनेक्शन निकालो, वायर अंदर डाल दो. ठीक है. और एक पूरे सर्किट में उसका कनेक्शन दे दो अर्थिंग का. वो एक्सेसिव जो बॉडी में उतर रहा करंट था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि वो करंट कहाँ पे चला जाएगा, फिर अर्थ में चला जाएगा. तो वो समझेगा भी नहीं क्या करते. हाँ? मतलब एक्सेसिव करंट आ जाए. हाँ, तो कैसे समझेगा, फिर जो आ रहा है वो अर्थिंग में चला जा रहा है ना. बॉडी में करंट आ रहा है, आप करंट को रोक नहीं सकते क्योंकि आप पूरा सर्किट थोड़ी ना फेंकोगे. जैसे अभी फ्रीजर अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप उसको खोल के पूरा ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसको आपने बाईपास कर सकते हो. जो करंट आ रहा है उसको बाईपास कर दो, तो करंट निकल जाएगा, तो जमा नहीं होगा, तो उसको वे मिल गया तो भाग जाता है ना. मतलब अर्थ को कनेक्टेड है तो किसी भी हालत में शॉक नहीं लगेगा. शॉक नहीं लगेगा. कितनी भी देर. हाँ, कुछ भी करो वो तो करंट अगर आपका एक बार उसने करंट बैक करंट आपके बॉडी में आ गया तो वो आने ही वाला है. आप अंदर से अगर उसको पूरा चेंज करोगे तो फिर वो नहीं आएगा. वायरिंग में कहीं पे तो भी प्रॉब्लम हो गया है. तो अभी पूरा फ्रिज फेंकना पड़ेगा फिर आपको. तो उससे अच्छा बाईपास लगाओ. तो बहुत सी चीजें प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है. वो छोटी चीज है ना वो, लेकिन है तो बड़ी चीज. करंट लग रहा है तो बड़ी चीज है, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं उसके लिए फिर इतना करूँ तो मैं उसके लिए क्या करते, फिर अर्थिंग करते थे. तो अर्थिंग करने से वो बाईपास हो जाता है, वो बॉडी में का करंट निकल जाता है बाहर. तो बॉडी में फिर करंट नहीं लगेगा तुम्हें, क्योंकि बॉडी में करंट अक्यूमुलेट हो ही नहीं रहा है, वो अर्थिंग की वजह से बाहर भाग जाता है अर्थ में. तो ते बटन खाली पडतं ते ते वेगळा गोष्ट आहे.
ते ते काय असतं, जेव्हा खूप मोठं जास्त व्होल्टेज येतो, हाय व्होल्टेज किंवा शॉर्ट सर्किट होतो कुठेतरी, असं म्हणजे दोन टर्मिनल एकमेकाला कनेक्ट व्हायला लागून जातात घरामध्ये. समजा असं झालं की एक वायर दुसऱ्या वायरला टच व्हायला लागली, तर त्याने काय होईल, शॉर्ट सर्किट होऊन जाईल ना. शॉर्ट सर्किटने काय होऊन जाईल, हे सगळी आग लागून जाईल इथं. मग त्याला जर व्होल्टेज भेटलं तिथं आग पकडून घेईल ते व्होल्टेज जर आलं. मग ते काय करतं, याच्याकडे ऍक्च्युएटर्स आणि सेन्सर्स लावलेले असतात. हे पूर्वी जो असायचा त्याला फ्यूज असायचा. काय असायचा, फ्यूज. आता ते फ्यूजचं काम ते ऍक्च्युएटर्स आणि सेन्सर, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज झाले समजा. पूर्वी फ्यूज म्हणजे काय, एक वायर असायची अशी, ती वायरला असे चिनी मातीचं असायचं ते, चिनी मातीचं, आणि त्याच्यामध्ये एक अशी वायर असायची कॉपरची नसते ती ऍक्च्युअली, हा टंगस्टन नहीं, टीन, ठीक है। हाँ, वो टीन का रहता है। वो टीन का जो रहता है, वो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो बहुत कम रहता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, बहुत कम रहता है। तो वो अगर थोड़ा ज्यादा वोल्टेज भी चला गया उसमें से, तो वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा। अगर ये मेल्ट हो गया तो ये कॉन्टैक्ट तोड़ देगा। अरे कॉन्टैक्ट टूट गया तो फिर आपके घर में आने वाला वोल्टेज सप्लाई भी टूट जाएगा। तो इससे तुम्हारे घर में आने वाले सारे अप्लायंसेस क्या बच जाएंगे, हाई वोल्टेज से। अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाता है गलती से कहीं पे, या हाई वोल्टेज का झटका आ गया, तो हाई वोल्टेज की वजह से तुम्हारे जो अप्लायंसेस है वो सारे खत्म हो जाएंगे और जल जाएंगे सारे। तो जलने से बचने के लिए फ्यूज होता था पहले, अभी फ्यूज की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आ गए। तो ये जो पहले हम ये मैकेनिकल सिस्टम पे डिपेंड है कि वो मेल्ट होगा फिर कॉन्टैक्ट टूटेगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे आ गए। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी है ना हमारे पास, स्विचेस है, सारी चीजें, सेमीकंडक्टर से सर्किट रहता है उसके अंदर। तो सर्किट हाई वोल्टेज आता है, वैसे कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देता है। ट्रिप हो जाता है ना। हाँ, तो अपने आप कॉन्टैक्ट को ब्रेक करेगा ना। तो वहाँ पे सेंसर्स और एक्चुएटर्स रहते हैं। सेंसर क्या करेगा, हाई वोल्टेज आ रहा है उसको डिटेक्ट करेगा, और एक्चुएटर्स क्या करेगा, वो स्विच को नीचे डालेगा। एक्चुएटर्स उसी को बोलते हैं जो एक्ट करवाता है, तो उसका अलग काम है, वो हाई वोल्टेज पे काम करता है। तो ये चार्जिंग बॉडी बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन, ये तीन तरह के ऑप्शन है आपके पास अगर बॉडी को चार्ज करना है। तो बाय फ्रिक्शन से, तो ये हमने देखा था, अगर आप इबोनाइट रॉड को या ग्लास रॉड को किसी ऊल के या किसी सिल्क के कपड़े से घिसते हो या फ्रिक्शन क्रिएट करते हो, तो इसमें अपने आप चार्जेस आ जाते हैं। तो ये तरीका है आपको किसी भी बॉडी में चार्ज क्रिएट करवाने का। तो इसके बहुत से ये तो देखो, अभी दोनों बॉडीज हाँ, ये यहीं पे नहीं है, इसके बहुत से एप्लीकेशन रहते हैं। आप बहुत बार देखो, कभी कभी ना ऐसे ब्लैंकेट वगैरह आपके ऊपर से अगर जोर से खींच लिया जाए, और आप अगर किसी आदमी को टच करो तो करंट जैसा लगता है। आप अगर कुर्सी में बैठे हो और कोई पीछे से ऐसे उसको मार रहा है कंटिन्यूअसली एक कपड़े से, तो अपने आप ये कुर्सी में और आप में करंट आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाता है आपको, समझा। तो ये सारी जो चीजें है वो किसकी वजह से आ रही है, फ्रिक्शन की वजह से आ रही है। तो फ्रिक्शन चार्ज को इंट्रोड्यूस करेगा, समझ गए। लेकिन ये सिर्फ उनके साथ होता है जो ऊल के कपड़े या रेशम के कपड़े, ये नेचुरल होने चाहिए, नायलॉन वगैरह में नहीं होगा। देखो पॉजिटिव चार्ज होता है। बाय कंडक्शन क्या होता है कि आप किसी को कंडक्शन करके करो। कंडक्शन मतलब टच कर देना। जैसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसने ये स्पीयर को कनेक्ट किया, है ना, तो इसके पॉजिटिव चार्ज अभी इसमें चल जाएंगे ना अपने आप। हाँ, तो इसको बोलते हैं भाई कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मतलब क्या, टच करके उसमें चार्ज डालना। पहले हमने फ्रिक्शन से क्रिएट किया, फिर इसमें चार्ज आया, इसको हमने दूसरे स्पीयर को कनेक्ट कर दिया, तो इसका चार्ज इसमें चला गया, समझ गए। तो ये मेथड को बोलेंगे कंडक्शन मेथड। देखो इसके पास ज्यादा थे पर कम हो गए। तो ज्यादा थे और कम क्यों हो गए, क्योंकि उसके पास चले गए ना उतने, तो इसके कम हो जाएंगे, इसके पास चल जाएंगे। लेकिन ये कब काम करता है, जब आप किसी चीज को टच करो, टच करके होगा तो कंडक्शन, ठीक है। ऑनलाइन समझते हैं ना रे। तो ऐसा हो चीजों के लिए क्यों होता है खाली, कौन? बाकी चीजों को ऐसा रब के तो नहीं होता। हाँ, तो उसमें चार्ज होने चाहिए पहले से, वो प्रॉपर्टीज रहता है हर एक मटेरियल का। अब जैसे वूल वगैरह जो रहता है, सिल्क वगैरह रहता है, उसमें वो चार्जेस डिपॉजिटेड हो सकता है। अगर आप सिंथेटिक मटेरियल लोगे तो नहीं होगा, समझा। उसमें नहीं रहता फिर। हाँ, वो नहीं रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होने चाहिए उसमें। देखो एनजी, ये जो ग्लास के ऊपर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो है 200। तो आपका टोटल चार्ज कितना हो गया बताओ। ये 200 आपके इलेक्ट्रॉन्स थे काउंटिंग, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है, ई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है, ई चार्ज रहता है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन्स थे,
200, तो कितना चार्ज हो गया 200 इंटू ई, ठीक है। अब ये 200 इंटू हमने इसको कनेक्ट कर दिया, बराबर है। मान लो कि ये 200 इलेक्ट्रॉन है, ये रेड सारे। अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, बॉल के पास चले जाएंगे ना। हाँ, तो ये 200 इलेक्ट्रॉन में से कुछ कम हो जाएंगे, तो हम मान लें कि पी से लेके जी तक 50 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है। तो अभी देखो, तो क्यूपी कितना हो गया, +50 इलेक्ट्रॉन्स का क्यूपी हो गया। 50 मतलब जो गए। हाँ, तो अभी उसके पास कितने कितने बचे, 150 बचे ना उसके पास। तो अभी देखो बैलेंस शीट क्या है, इसके पास 200 थे, इसने 50 दे दिए, इसके पास +50 आ गए, इसके पास -150 बचेंगे, क्योंकि उसके पास पहले 200 थे, उसने 50 डोनेट कर दिए। समझ गया। हाँ, तो जो डोनेट करता है वो प्लस हो जाता है, जो एक्सेप्ट करता है वो माइनस हो जाता है। तो बाय कंडक्शन प्रोसेस से ये रहता है। तो ये बहुत छोटी चीज है, ये तुम्हें बचपन में पढ़ चुके हैं इसको, कंडक्शन को भी और रिएक्शन को भी। इंडक्शन अभी पढ़ेंगे हम, इंडक्शन भी पढ़ चुके हम थोड़ा थोड़ा सा, बस अभी थोड़ा इसको और समझते हैं। देखो, ये इंडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चार्जेस लिए हमने, ये ए है और एक बी है। पहले कैसा था, पहले कैसा था देखो, इसके पास प्लस माइनस कहीं पे भी फैले हुए थे, और इधर सारे माइनस चार्जेस थे। तो मैं इसको इसको टच नहीं कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ क्या, नहीं, मैंने उसके बस पास में लाया उसको, क्या लाया, पास में लाया। तो क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज जब रहता है ना, तो उसकी अपनी खुद की क्या रहती, इलेक्ट्रिक फील्ड। कल ही तो देखा ना, अपने अपने इलेक्ट्रिक चार्ज की अपनी खुद की क्या रहती, इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है। तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से क्या होता है, ये सारा निगेटिव इसके किसको खींचेगा, पॉजिटिव में खींच लेते, तो सारे पॉजिटिव इधर आ जाते और सारे निगेटिव फिर उधर चले जाएंगे, है कि नहीं। तो फिर अभी इधर का पोर्शन जो हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इधर का पोर्शन जो हो जाएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा। आपने उसको टच ना करते हुए भी आपने उसको चार्ज कर लिया है, पोलैरिटी दे दिया आपने उसको अलग अलग। तो ये इस तरह से होगा। देखो देखो, आ गया सब पॉजिटिव इधर और सब नेगेटिव उधर। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो निगेटिव चार्ज था उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आ गया। तो हमने टच ना किया, फिर भी उसके फील्ड में आने की वजह से वैसे हो रहा है। तो आपने इसको भी कंडक्ट कर लिया है। ये इसको, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो गया ना, एक तरफ प्लस आ गया एक तरफ माइनस आ गया, तो इलेक्ट्रिसिटी अपने आप इंड्यूस हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस आया तो करंट आ जाता है। देखो माइनस लाया तो ये सब प्लस इधर आ गए, माइनस इधर आ गया। ये कौन सा रॉड था, माइनस वाला रॉड था। तो मैंने टच किया क्या, देखो नहीं किया ना। तो ऐसा अगर होता है बिना टचिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड में आने की वजह से अगर पोलैरिटी आएगा, तो इसको इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कब होता है इंडक्शन, विदाउट टचिंग। अगर हम पोलैरिटी इंट्रोड्यूस कर दो तो, वापस निकाल दो तो फिर ऐसे ऐसे हो जाए, वापस से ला दो तो फिर प्लस इधर माइनस इधर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टेम्पररी स्टोर होता है, जब तक ये है तब तक ऐसे रहेगा, जब तक ये जब जहाँ से जब जब ये निकल जाएगा वो निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको एक तरीका होता है, अगर मुझे सिर्फ ये चार्ज ही चाहिए, तो अब यहाँ पे कौन से कितने चार्जेस थे, दो चार्जेस थे ना। कितने चार्जेस थे उसके पास, दो थे ना, इधर प्लस थे इधर माइनस थे। तो हमें कैसा चार्ज अगर चाहिए तो हमें एक ही चाहिए होता ना, एक तो प्लस नहीं तो माइनस। हम क्या करें, स्पीयर को चार्ज कर रहे कि नहीं, तो इधर सब प्लस आ गए थे इधर सब माइनस आ गए थे। हम क्या करते, ये माइनस रॉड इधर लाते, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से सारे प्लस इधर आ जाते, सारे माइनस इधर आ जाते राइट पे। फिर हम क्या करते, यहाँ से एक कनेक्शन देते, इसको अर्थिंग कर देते, इसको अर्थिंग बोलते हैं। अर्थिंग को इस तरह से रिप्रेजेंट करते सर्किट, ठीक है। तो अर्थ कर दिया मतलब क्या, अब इधर के सारे जो निगेटिव चार्जेस है वो किधर से जाएंगे, अर्थ में। और इधर के पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे क्या उधर, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको खींच के रखा है। तो अब अगर ये आके सारे निगेटिव चार्जेस उतर गए कहाँ पे, नीचे, तो अब वहाँ पे निगेटिव चार्जेस है क्या, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे तो कौन से चार्जेस बचेंगे, तो हो गया चार्ज। नहीं समझा, कैसे क्या, एटम थोड़ी ना है वो चार्ज कर रहा हूँ मैं सरफेस को। देखो अब ये निकाल रहेगा तो सारे पॉजिटिव चार्जेस उस स्फीयर में आ जाएंगे, एटम नहीं है वो स्फीयर है।
ओके, तो अभी निकाल देंगे तो सारे प्लस चार्जेस उधर फैल जाएंगे। अभी नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को भेज रखा है। हाँ इलेक्ट्रॉन जो थे उसको मैंने वहां पे नेगेटिव चार्जेस जो थे उसको भेज दिया हाँ, और सिर्फ प्लस बचे। तो अभी ये कौन सा चार्ज हो गया, स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बना दिया ना। हाँ, हमने टच किया गया सही। विदाउट कांटेक्ट, समझे, इंडक्शन, इसको ये प्रोसेस को इंडक्शन ही किया ना। एक्चुअल में प्लस माइनस थे, माइनस को हटा दिया, प्लस रह गया, चार्ज हो गया, विदाउट टचिंग किया, इंडक्शन किया। देखो ये भी दो स्फीयर है ऐसे अलग अलग, ए और बी, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ये है। तो हमने प्लस को ला दिया तो सारे माइनस इधर शिफ्ट हो जाएंगे, है कि नहीं, सारे प्लस इधर आ जाएंगे। जैसे इसके प्लस आते हैं उधर के सारे माइनस इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर प्लस आ जाएंगे, है ना, नहीं समझा। समझा। तो एक्चुअल में क्या हुआ, सारे माइनस इधर सारे प्लस इधर, हम इसको हटा देंगे तो इधर क्या बचेगा, तो ये माइनस चार्ज हो गया, ये प्लस चार्ज हो गया, हाँ ठीक है ना। सर बस ये वाला एनिमेशन वो वापस। देखो दो स्पीयर थे, देखो ये एक ऐसा स्पीयर था, इसका आधा पार्ट माइनस का हो जाता है। हमने दो स्पीयर लिए, उसमें प्लस माइनस इधर उधर थे। अगर हमने एक प्लस चार्ज इधर से लाया, जो कि लाएगा अभी, रुको, लाया तो प्लस क्या करेगा, सारे माइनस को लेफ्ट की तरफ खींच लेगा, वो सारे इधर प्लस आ जाएंगे, इधर के प्लस सेकंड स्पीयर के सारे माइनस खींच लेगा, राइट को सारे प्लस ला देगा। अब अगर हमने ऐसा किया कि राइट को सारे प्लस आ गए, लेफ्ट को सारे माइनस आ गए, अब अगर हमने वो दूसरे को बाजू में ले लिया, ठीक है, तो सारी नेगेटिव पोलैरिटी किधर शिफ्ट हो गई है, ए में, और सारी पॉजिटिव पोलैरिटी किधर शिफ्ट हो गई है, बी में। तो फिर इससे वो ये सारा निगेटिवली चार्ज हो जाता है हाँ ऐसे और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो ये देखो बाकी है ना, हाँ, नेगेटिव बाकी है ना उसमें। किधर, वो अभी ऐसा किया था ना उसने, हाँ तो थोड़ा नेगेटिव बाकी था ना। हाँ, तो उधर शिफ्ट हो जाता है ना अपने आप खींच लेता है उसको। वो सारे निगेटिव एक तरफ खींचता है और सारे पॉजिटिव एक तरफ स्फीयर्स खींचता है। कनेक्टेड है क्या? हाँ एक दूसरे को कनेक्टेड थे ना, कनेक्टेड थे स्फीयर, टच किए थे, कंडक्शन, मतलब हम इंडक्शन के साथ साथ कंडक्शन भी कर रहे थे, दो स्फीयर एक दूसरे को टच थे ना, हाँ सर। दो स्फीयर टच थे ऐसे, हाँ तो उसके साथ साथ कंडक्शन भी हो रहा था। हाँ। छोड़ो अभी, ये टॉर्सनल बैलेंस बाद में देखेंगे। तो इतना तो भी समझ गया होगा ना कि चार्जेस तीन टाइप के इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, फ्रिक्शन से करते हैं, कंडक्शन से करते हैं, इंडक्शन से करते हैं। फ्रिक्शन मतलब घिसना, कंडक्शन मतलब टच करके करना, इंडक्शन मतलब बिना टच करते हैं हम, ठीक है।